एक पार्टी अगर तलाक लेना चाहती है और दूसरी तलाक देने को मना करती है और 1 साल तक भी दोनों एक साथ नहीं रह पाते हैं, दोनों के शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं, तो दोनों में से कोई भी पक्षकार, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, केवल वही नहीं जिसके खिलाफ हुआ है। अगर मेंटेनेंस का कोई सूट किसी महिला ने किसी पुरुष के अगेंस्ट यानी कि अपने पति के अगेंस्ट फाइल किया, या पति पत्नी की बात हो रही है, पत्नी ने अपने पति के अगेंस्ट एक मेंटेनेंस का सूट फाइल किया और इन आधारों पर तलाक मिलने की संभावनाएं 100% होती हैं। इसमें कोई इफ और बट की गुंजाइश नहीं होती है इन मामलों में। अब सवाल ये उठेगा कि भाई पहले एक मुकदमा लड़े हैं, उसके बाद दूसरा लाए, सीधा तलाक क्यों ना लिया? ये बात उठ सकती है, क्या कहती हैं आप इसमें? आप सभी को मेरा नमस्कार। न्याय की आज चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीक्षांतरी शर्मा आज आपके सामने एक और नया विषय लेकर आई हूँ, जो कि है तलाक के ग्राउंड। जैसा कि आपसी समझौते से तलाक 13B के अंडर लिया जा सकता है, वैसे ही हम तलाक के ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। जैसे एक पार्टी अगर तलाक लेना चाहती है और दूसरी तलाक देने को मना करती है, तो उसकी प्रक्रिया हम अदालत में कैसे स्टार्ट करेंगे और किन किन ग्राउंड्स पर हम तलाक ले सकते हैं। तो तलाक के आधारों के बारे में आज वकील साहब से जानकारी लेंगे। बताइए वकील साहब, तलाक के आधार क्या क्या हो सकते हैं? तलाक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में तलाक के आधार बताए गए हैं और सेक्शन 13 उसका है, जिसमें कहा गया किन आधारों पर कोई भी पक्षकार, पति या पत्नी, तलाक का आवेदन न्यायालय में दे सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक 13B जो आपसे समझौते के आधार पर होता है, उसमें दोनों पक्षकार समझौता कर लेते हैं। पिछला एक जो एपिसोड हमारा था अभी जो इसी बिंदु पे थी कि 13B कैसे होगा और कैसे होगा। वो बहुत इजी है, दोनों पक्षकार तैयार हुए और आ गए। लेकिन जहां ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि एक पक्षकार पीड़ित है दूसरे पक्षकार से और एक जो दूसरा पक्षकार है वो आपसे समझौते पर आ नहीं रहा है, तलाक के परेशान करना चाहता है दूसरे पक्षकार को, तो वह पक्षकार चाहे पति हो या पत्नी जो अपने दूसरे पक्षकार से, दूसरे पक्ष से पीड़ित है, वो न्यायालय में एक आवेदन देगा। आवेदन सेक्शन 13 में 7 ग्राउंड्स बताए गए हैं, 7 आधार हैं जिन पर तलाक दिया जा सकता है। जैसा कि आप सब लोग अधिकतर जानते हैं कि क्रूअल्टी के ग्राउंड पर अमूमन एक तलाक का पिटीशन आता है। लेकिन आज हम बात करेंगे दीक्षांतरी जी इस एपिसोड में 2 ग्राउंड्स की। पहले ये एपिसोड कई वीडियो में चलेगा, चूंकि एक टॉपिक लंबा है और उस पर बहुत मटेरियल बहुत ज्यादा है। ठीक बात है कि 7 ग्राउंड की हम बात एक ही समय पर नहीं कर सकते हैं, 2-2 करके इसको मतलब समझाएंगे ठीक से, इसीलिए जिससे समझ पाए। हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि एक आसान भाषा में एक आम आदमी समझ पाए कि तलाक किस ग्राउंड पे हो सकता है। अब पहला ग्राउंड हम बताते हैं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट, जिसको सेक्शन 9 का मुकदमा एक आम भाषा में कहा जाता है। लोग समझते हैं कि सेक्शन 9 का मुकदमा डाल दीजिए। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं सेक्शन 9 का मुकदमा डाल दो। सेक्शन 9 का मुकदमा यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना, मतलब कि अगर पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे को छोड़ देता है, उससे अलग हो जाता है, तो पीड़ित पक्षकार को ये अधिकार है कि वो न्यायालय में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट का एक आवेदन दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस मुकदमे को, जिसको सबसे आसान समझा जाता है, ये सबसे मुश्किल मुकदमा मैं समझता हूं इसको। इसके परिणाम बहुत अलग तरह से आते हैं। अब ये क्या ग्राउंड है? ये रेस्टिट्यूशन कंज्यूमर ग्राउंड की एक डिग्री अगर किसी न्यायालय ने एक पक्षकार के पक्ष में दी और उस डिग्री को पारित होने के 1 साल के तक दोनों पक्षकारों में यानी कि पति और पत्नी में शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं, वो एक साथ नहीं रहते हैं, शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं,
यहाँ शारीरिक संबंध की बात है, एक साथ रहने की बात नहीं है। अगर शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं 1 वर्ष तक, तो ये तलाक का आधार है और दोनों पक्षों में से कोई भी तलाक का आवेदन केवल और केवल इसी आधार पर दे सकता है। वो क्यों बनाया गया, इसको क्यों बनाया गया कि एक मान लिया पति छोड़कर चला गया पत्नी को, और न्यायालय में पत्नी ने आवेदन दिया कि साहब पति छोड़कर चला गया है, वो मेरे साथ आकर रहे, और अदालत में ऐसे सबूत आए और अदालत को लगा कि जो पति है वो गलत छोड़कर गया है, उसके पास कोई आधार नहीं है अपनी पत्नी को छोड़ के जाने का, उससे अलग होने का, तो न्यायालय का आदेश देगा कि पति पत्नी के साथ जाकर रहे। और 1 वर्ष अगर इस पर बीत जाता है और 1 साल तक भी दोनों एक साथ नहीं रह पाते हैं, दोनों के शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं, तो दोनों में से कोई भी पक्षकार, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, केवल वही नहीं जिसके खिलाफ हुआ है, दोनों में से कोई भी पक्षकार न्यायालय में तलाक का आवेदन दे सकता है और उसको उस आधार पर तलाक मिलेगा। ये सबसे आसान है। तलाक के किसी भी मामले को शुरू करने से पहले मेरी राय होती है कि आप तलाक का सीधा आवेदन न लाके सबसे पहले सेक्शन 9 का आवेदन लाएं और उससे परिवार को बचाने में भी मदद मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो परिवार टूटने पर ही आ जाए। जैसे आपने बात की कि दूर रहने की, तो अगर मतलब रीजनेबल ग्राउंड है, जैसे कोई जॉब पे है, दूर रह रहा है, किसी की जॉब दूर है 700-800 किलोमीटर, तो वहां से डेली अप डाउन नहीं हो सकता, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहता है? नहीं, ये कोई झगड़ा नहीं है ना, जब झगड़े की वजह से छोड़ दे। अगर पति दूर रह रहा है, रीजनेबल ग्राउंड है, वो जॉब कर रहा है, वो आर्मी में है, वो ऐसी जॉब में है जहां उसको दूर रहना पड़ेगा, वो भी ग्राउंड नहीं है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट का। वो चूंकि उसने छोड़ा नहीं है, वो किसी वजह से जो उसकी जायज वजह है उस वजह से अलग रह रहा है, उस ग्राउंड पे वाइफ मतलब हाँ, वो तो ठीक, कोई भी अगर कोई भी हो, और वो लोग मर्जी से रह रहे हैं, अलग अलग दूर रह रहे हैं तो मर्जी। यहाँ एक दूसरे की कंसेंट के आधार पर अलग रहने की बात नहीं है। यहाँ है कि जिसने डेलिबरेटली जानबूझ के छोड़ दिया है एक को। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पक्ष मुकदमा डालता है, कोर्ट में आवेदन लाता है, उसको साबित नहीं करना है कि दूसरा छोड़कर चला गया है। दूसरा जो प्रतिवादी है, जो दूसरा पक्षकार इस खिलाफ केस डाला गया है, उसे ये साबित करना है कि उसके पास वजह है पहले पक्षकार को छोड़कर अलग रहने की। तो ये एक अच्छा एक केस होता है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट के सूट को लाना चाहिए और उसके बाद फिर अगर नहीं बन पाता परिवार तो फिर तलाक का मुकदमा लाए और बहुत जल्दी डिसाइड होगा और तलाक अदालत को देना पड़ेगा। तलाक अदालत बाध्य है तलाक देने के लिए, तलाक की डिग्री पारित करने के लिए, ऐसे मामलों में। बहुत सी जगह ऐसा देखा जाता है कि सेक्शन 9 वैसे ही वकीलों के कहने पे लोग डाल देते हैं, जिससे उनको मतलब परेशानी आगे मतलब जाके केसेस ना बढ़े। वो तो एक गलत परसेप्शन है हमारे साथियों का, वकील साथियों का। ऐसा नहीं है। सेक्शन 9 कोई बचाव का कोई पक्ष का नहीं होता। सेक्शन 9 बचाव का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अमूमन लोग ऐसे ही करके डालते हैं और उसमें वो फिर फेल होते हैं। आगे बचाव नहीं हो सकता। सेक्शन 9 केवल एक रास्ता है अपने परिवार को बचाने का, अपनी पति पत्नी के संबंधों को सुधारने का और सुधार के एक साथ रहने की कोशिश करने का। नहीं रह पाए डिग्री होने के बाद तो अदालत में न्यायालय में आए, तलाक मिलेगा और न्यायालय को तलाक देना पड़ेगा। वहां डिस्क्रिप्शन फिर कोर्ट का नहीं रहता है। तो ये क्या डेजर्शन का ग्राउंड कह सकते हैं इसको? ये डेजर्शन अलग है, डेजर्शन पे बाद में आएंगे। अच्छा। डेजर्शन अलग है। यहाँ डेजर्शन को अगर हम मिक्सअप करेंगे, इससे हमने कहा ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का पहले एक मामला आएगा अदालत में, उसके बाद जब डिग्री कोर्ट आपके फेवर में फैसला दे देगा और 1 साल तक आपके शारीरिक संबंध दोनों पति पत्नी के नहीं बनते हैं, तो फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट को उस डिग्री के आधार पे पक्षकार अदालत में आके तलाक का मुकदमा डाल सकते हैं और न्यायालय तलाक देगा। ये मैं कह रहा हूँ। तो दूसरा होगा अन्य कोई ग्राउंड क्या होगा? हाँ, एक दूसरा एक महत्वपूर्ण ग्राउंड है भरण पोषण। जैसे कि आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि अधिकतर महिलाएं एक खर्चे का मुकदमा, जिसको आम भाषा में कह देते हैं कि साहब ये तो खर्चे का मुकदमा है, और खर्चे का मुकदमा डाल देते हैं
जिसको पहले 125 सीआरपीसी में आता था, ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी आता है, सेक्शन 18 में भी ला सकते हैं। तो खैर मोटा मोटा मेंटेनेंस की बात करें, मेंटेनेंस बढ़ लेते हैं। अगर मेंटेनेंस का कोई सूट किसी महिला ने किसी पुरुष के अगेंस्ट यानी कि अपने पति के अगेंस्ट फाइल किया, या पति पत्नी की बात हो रही है, पत्नी ने अपने पति के अगेंस्ट एक मेंटेनेंस का सूट फाइल किया, चाहे वो साथ रह रही हो चाहे वो अलग रह रही हो, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। कंज्यूगल राइट्स में छोड़कर चली गई है या छोड़कर चला गया है। यहाँ अगर एक साथ भी रह रहे हैं और एक साथ रहने के बावजूद पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देता है और पत्नी को न्यायालय में आना पड़ता है कि भाई मुझे मेरा मेंटेनेंस दिलाया जाए, मेरा खर्च मैं चला नहीं सकती, मैं अपने कपड़े, अपने भोजन, अपना स्वास्थ्य के लिए मेरे पास 5 पैसे नहीं है और पति मुझे नहीं देता है, तो मुझे पैसे दिलाए जाए मेंटेनेंस के लिए। और ये मैंने जैसे कहा एक घर में रहते हुए भी हो सकता है और अलग रहते हुए भी हो सकता है। और जब न्यायालय इस मामले को सुनता है, इन आवेदन को सुनता है, 125 के मेंटेनेंस के आवेदनों को सुनता है, और आवेदन को सुनने के बाद जब उसमें एक पक्ष में फैसला दे देता है पत्नी के कि पति पत्नी को इतने रुपए महीना या इतने रुपए साल या जो भी मेंटेनेंस में ऑर्डर होता है भरण पोषण के लिए वो अदा करे, और उस मेंटेनेंस के ऑर्डर होने के बाद, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, उस मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद 1 साल तक पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होते हैं, तो ये भी तलाक का आधार है। इस आधार पर भी तलाक आ सकता है, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, बहुत ही रेयर केसेस में होती हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं एडवोकेट्स लोग इस्तेमाल इसका। तो मैं उन लोगों को जो आम लोग हैं, जो लिटिगेंट्स हैं, जो पीड़ित हैं पति या पत्नी और जिनको तलाक चाहिए, किसी भी वजह से हो सकता है वो तलाक, परेशान होकर हो सकता है, ऑब्वियसली एक दूसरे पक्ष से परेशान होकर ही होगा, तो वो इन 2 आधारों पर जिनका मैंने जिक्र किया, जो मैंने बताया, इन 2 आधारों पर तलाक अदालत में ला सकते हैं, और इन आधारों पर तलाक मिलने की संभावनाएं 100% होती हैं। इसमें कोई इफ और बट की गुंजाइश नहीं होती है इन मामलों में। अब सवाल ये उठेगा कि भाई पहले एक मुकदमा लड़े हैं, उसके बाद दूसरा लाए, सीधा तलाक क्यों ना ले आए? ये बात उठ सकती है, क्या कहती हैं आप इसमें? ठीक बात है, जैसे कि आपने बताया कि 125 डालना पड़ेगा पहले और दूसरे वाले में सेक्शन 9 डालना पड़ेगा, तो उसमें समय भी ज्यादा लगेगा फिर कोर्ट का? नहीं, अब समय की बात तो यह है कि आप तलाक के मुकदमे मतलब कितने साल लगेगा दोनों पार्टीज को अपना डिग्री लेने में? देखो, ये तो कोई नियम नहीं है, ये कोई ऐसा समय सीमा निर्धारित नहीं हो सकती। हालांकि जब कानून बना तो बहुत छोटा सा समय रखा गया, पर अब चूंकि मुकदमे बढ़ते हैं और अपने रोजमर्रा की प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि तलाक के मुकदमे 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल से इतने न्यायालयों में चल रहे हैं और पति पत्नी आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो जहां तक आपने ये सवाल पूछा कि भाई ये पहले एक मुकदमा फाइल हो, उसके बाद फिर तलाक का मुकदमा फाइल हो, टाइम ज्यादा लगेगा, शायद आपका आशय यही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक से मेहनत करते हैं न्यायालयों में, मेहनत करने का मतलब एविडेंस ज्यादा से ज्यादा ला सकते हैं। मेहनत करने का मतलब है आपकी पैरोकारी ठीक से होती है ना। आप पूरा का पूरा अपने वकीलों को ऊपर नहीं छोड़ दे रहे हैं और खुद भी केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि आप इंटरेस्ट लेंगे तो वकील इंटरेस्ट लेंगे। तो अगर आप एविडेंस का है ना कि ज्यादा से ज्यादा अपने फेवर, अपने फायदे की जितनी भी एविडेंस इकट्ठी कर सके। देखो न्यायालय के सामने, देखो जैसे मैं अब एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, एक महिला 125 का केस लाई, 125 का केस लाने के बाद उसको एविडेंस, कोई केस लाई, अपनी एविडेंस एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में दी, पति ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया, तो और रिप्लाई फाइल करने के बाद इंट्रीम, अगर महिला को मांगना है इंट्रीम मांग ले, तो कोशिश करे कि वो 125 का मुकदमा 1.5 साल में खत्म हो जाए, ये कोशिश करे, और ये हो जाता है।
बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये तो लिंगर ऑन होता है अननेसेसरी चीजों पर, वकीलों के कोर्टों में अपीयर ना होने पर, क्लाइंट्स के अपीयर ना होने पर। तो ये कोशिश करें। अगर मैं कहता हूं कि अगर ठीक से कोशिश करे और क्लाइंट्स भी अपने केस में इंटरेस्ट ले तो साल 1.5 साल में मेंटेनेंस का सूट डिसाइड हो सकता है। तो साल 1.5 साल ये और 1 साल आगे। जो मैंने बताया कि अगर मेंटेनेंस के 1 साल का मेंटेनेंस 1 साल हो गया डिक्री मिले हुए औरत के पक्ष में, और 1 साल में भी कोहिबेट नहीं हो रही है, कोहिबेशन नहीं हो रहा है पति पत्नी के बीच में, तो फिर वो तलाक का ग्राउंड है। तो ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। वो मुकदमा तलाक का जब आप मुकदमा लाएंगे 1 साल बाद, तो वो मुश्किल से साल 1.5 साल में डिसाइड होगा। पूरा केस ही 2.5 से 3 साल में डिसाइड हो जाएगा तलाक का। और जहां आपके फेवर में 100% के करीब चांस होगा मिलने का तलाक का, दोनों पार्टी को तलाक मिल जाएगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है। चलिए ठीक है। तो इसके अलावा और भी कोई ऐसा ग्राउंड है जिसमें कोई और पहले मुकदमा लाया जाए और इजीली फिर दोबारा तलाक हो जाए? जी, एक और जुडिशियल सेपरेशन तो सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइन किया है जिसको। जुडिशियल सेपरेशन भी एक तरीका है। कोई भी तलाक के मुकदमे से पहले एक मुकदमा लाने का, जो तलाक के मुकदमे का आधार बनता है। अब जुडिशियल सेपरेशन क्या है? देखो, जुडिशियल सेपरेशन वो है कि अदालत में एक पक्ष आता है और वो कहता है कि भाई हम पति पत्नी का स्टेटस तो रखना चाहते हैं, लेकिन अभी साथ नहीं रह सकते, मतलब परिस्थितियां नहीं है। ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के भी वही है जो तलाक के ग्राउंड है, सेम ग्राउंड्स है। दोनों में प्रेयर अलग अलग है, दोनों में रिलीफ अलग अलग है। तो उसमें अदालत में आएंगे और जब कहेंगे कि हमें अलग कर दिया जाए, न्यायिक अलगाव जिसको कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन, तो उसमें भी जब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल जाती है और उस डिग्री को मिलने के 1 साल के बाद तक भी, 1 साल या उससे ज्यादा समय तक कोहिबेशन नहीं होता, फिजिकल रिलेशन नहीं बनते हैं पति पत्नी के बीच में, तो भी तलाक की डिग्री, तलाक का एक मुकदमा कोर्ट में आ जाएगा और वो भी तलाक कोर्ट देगी उनको। तो ये जितनी मैंने 3 चीजें आज बताई हैं आपको, इन 3 चीजों में मैंने वो आज डिस्कस करने की कोशिश की जो कि अमूमन नहीं होता है, जो कि न्यायालयों में इस तरह के मुकदमे आते नहीं हैं। तीनों मुकदमे वो हैं जो पहले आप किसी और सूट को फाइल करेंगे, जुडिशियल सेपरेशन, मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, इन 3 में से कोई सूट फाइल होगा। इन 3 सूट को फाइल होने के बाद उसके बाद तलाक का मुकदमा आएगा। और इन 3 चीजों का फायदा क्या है दीक्षांतरी जी, ये भी आप देखो कि ये जो तीनों चीजें हैं ये आपके पति से रिश्ते खत्म नहीं कर रही हैं तुरंत। सही बात है, टाइम दिया जा रहा है कि भाई अगर सुधार सको तो सुधार लो, अदरवाइज नहीं तो अल्टीमेटली डिग्री तो मिल ही जाएगी। और अगर तो जहां तलाक का मुकदमा डालकर एक मैसेज ऐसा जाता है समाज में भी और परिवार में भी और दूसरे पक्ष को, भाई ये तो मेरे साथ रहना नहीं चाहता तो तलाक का मुकदमा डाल दिया। ठीक बात है। तो इन 3 मुकदमों को अगर आप यूज करेंगे, डालेंगे, तो ये परिवार को भी तोड़ने वाले मुकदमे नहीं है, ये परिवार को जोड़ने वाले मुकदमे हैं। आपके पास एक मौका मिल गया और उस मौके को मिलने के बाद भी संबंध नहीं सुधरे, पति पत्नी के में प्रेम नहीं जागा आपस में, तो फिर वो तलाक लेने में ही भलाई है भाई, और तलाक ले लो और फिर इजीली कोर्ट तलाक दे देगी। तो आज हमने जो तीनों केसेस डिस्कस किए हैं इस पे ये इसी संबंध में थे कि ये आधार भी एक महत्वपूर्ण आधार है तलाक के। ठीक बात है। जैसे कि 7 ग्राउंड जो हिंदू मैरिज एक्ट में दे रखे हैं वो तो बिल्कुल अलग है ही जी, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपने अच्छी दी है जी। ये 3 ग्राउंड है और ये हिंदू मैरिज एक्ट में ही दिया हुआ है, कानून में है। तो इनको आज हमने इसी 3 आधारों को आपको बता दिया और अगला जो हम एपिसोड बनाएंगे उस पर चर्चा करेंगे। उसमें अगले जो 7 आधार हैं जो जिन पर अमूमन तलाक आते हैं, अमूमन तलाक आते हैं, उनमें से कुछ आधारों को पहले डिस्कस करेंगे जिस पर कम मुकदमे आते हैं, जो लोगों की जानकारी में नहीं है। क्रूरता हम सबसे बाद में लेंगे क्योंकि क्रूरता एक कॉमन है,
ठीक, तो जो नया जो अगला हम वीडियो आएगा वो उन्हीं आधारों में से उन आधारों को बताएंगे जो जिन पर- डेली मतलब न्यायालय में फेस होती है सारी प्रॉब्लम्स जैसे। हाँ, उनको उन्हीं को ज्यादा बताएंगे लिया जी, जाएगा। उनको बताएंगे जो और लोगों को पता लगे कि इन आधारों पर भी तलाक के आवेदन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी है, इतनी अच्छी। इस आपकी जानकारी से मैं आशा करूंगी कि लोग फायदा उठाएंगे और अपनी समस्या को हमसे शेयर करें, जिससे हम आप लोगों की समस्या को समझ सके और आपकी बातों का जवाब दे सकें। और आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, जिससे कि दीक्षांतरी जी इतना अच्छा चैनल चला रही हैं, उससे इनको हौसला बढ़ता रहे और आप लोगों को फायदा होता रहे। चलिए ठीक है, ओके, नमस्कार।